जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, एसएलएच एकेडमी लाई है आप सबके लिए स्पेशल 1500 एमसीक्यू की सीरीज। इस सीरीज में 30 क्वेश्चंस पर वीडियो होंगे और रेगुलरली 50 वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। करंट अफेयर्स क्लास की तरह ही हम एमसीक्यू सीरीज में भी आंसर के साथ डिटेल्स देखते चलेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस या तो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस होंगे या फिर जिन क्वेश्चंस के चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं वो क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे कि हाल ही में हुई परीक्षाओं में हमने देखा कि स्टूडेंट्स को मेनली जीएस पोर्शन में बहुत दिक्कतें जा रही हैं, तो आप सबके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। यह सीरीज आपके ऑल ओवर नेशनल लेवल के एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को एंड तक पूरे मन लगा कर देखें और साथ ही इस सीरीज को भी पूरे एंड तक देखें। दोस्तों, आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी और नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी जीएस का पोर्शन फिक्स है और जीएस की कोई लिमिट नहीं होती है, जिससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें और इन 1500 क्वेश्चंस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंसेंगे। तो पूरा मन लगाकर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और डिटेल्स को भी देखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर 22 वर्षों में क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो आप याद रखें और बहुत ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं सीरीज की फर्स्ट क्लास को आज की मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं, जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। इन लाइंस के साथ दोस्तों देखते हैं कि हमारे हारने का इंतजार कौन कर रहा है और हम जीत कर दिखाएंगे उन सबको। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गोवा, बी दादरा और नगर हवेली, सी केरल और डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। व्यंग्यात्मक लहजे से पेश की जाने वाली कश्मीर की लोक कला भांड पाथेर राजनीतिक प्रतिरोध और ज्वलंत मुद्दों को अपने अनोखे अंदाज से उठाती है। दोस्तों, इसमें व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने की प्राथमिकता दी जाती है। संगीत के लिए शुरनाई, नगाड़ा और ढोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी लेह और जम्मू है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए इस्तांबुल, बी वेनिस, सी ज्यूरिक और डी पेरिस। तो दोस्तों, आपको बता दें मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो वेनिस से भारत आया था। इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि दी गई है। इसका वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से है। इसने केरल के कायल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, मार्को पोलो अपने पिता निकोलस पोलो और चाचा मोतेओ के साथ रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियनों में से एक था। वह वर्ष 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर आया था तथा उस समय कोरोमंडल तट यानी दक्षिण भारत में पांड्य वंश का शासन था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए एन आर नारायण मूर्ति, बी रतन टाटा, सी गुरुचरण दास और डी शशि थरूर। आपको बता दें दोस्तों, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक एन आर नारायण मूर्ति हैं। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। उनका जन्म मैसूर में हुआ था। दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में आपको बता दें तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा इसके संस्थापक और सीईओ एन आर नारायण मूर्ति रहे थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए उल्लू, बी ड्रोंगो, सी मैना और डी गरुड़। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रोंगो एक ऐसा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। यह एक मध्यम आकार का एशियाई पक्षी है जो पूंछ के लंबे परों जिनके किनारों पर जाली होती है के कारण विशिष्ट रूप से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें यह जंगलों में जहाँ होता है तो दूसरे पक्षियों की आवाज़ की नकल करता है तथा उनसे इस बहाने यह भोजन चुरा लेता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए हंगरी, बी इटली, सी
यूनान और डी बेल्जियम। आपको बता दें दोस्तों, गांधार कला से अली यूनान यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। दोस्तों यह नाम आप याद रखें, ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, बामनिया, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC ने किस नाम से एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए निरुक्त, बी निरंकुश, सी निर्भीक और डी निर्भय। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्भीक नामक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की थी। दोस्तों निर्भीक का अगर फुल फॉर्म देखें तो NI से निर्यात, R से ऋण, VIK से विकास योजना। तो यह कौन सी है? निर्यात ऋण विकास योजना। ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया सरल बनाने और निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय निर्यात साख प्रत्याभूत निगम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्भीक नामक योजना चालू की। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टाइडल, बी थर्मोडायनेमिक, सी थर्मल और डी टेक्नोलॉजिकल। तो दोस्तों आपको बता दें महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग थर्मल के लिए होता है। अगर हम इसका पूरा फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या OTEC विद्युत संयंत्र। दोस्तों समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। हम अपने घरों की टंकियों में भी देख सकते हैं कि गर्मियों में ऊपर ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, जबकि नीचे का पानी ठंडा होता है, और नल चालू करने के 2 मिनट तक थोड़ा सा गर्म पानी आता है, फिर ठंडा आने लगता है। तो यही होता है, ताप का अंतर होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक केस जुड़ा होता है कि इसमें महासागरीय पृष्ठ पर जो ताप हो और इससे 2 किलोमीटर नीचे जो जल में ताप हो उसके बीच 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना जरूरी है, तभी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती? दोस्तों ऑप्शंस हैं ए विद्युत स्थैतिक, बी श्यान, सी गुरुत्वाकर्षण और डी स्थिर चुंबकीय। दोस्तों याद रखें इन चार में से 3 ऐसे होंगे जो उसकी श्रेणी में आएंगे मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं आएगा और वह है स्थिर चुंबकीय। तो दोस्तों याद रखें मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर जो बल आरोपित होता है वह स्थिर चुंबकीय की श्रेणी में नहीं आता है। सामान्यतः कोई भी तेल की बूंद अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिर जाती है, लेकिन यदि इस तेल की बूंद को आवेशित कर दिया जाए तो इस तेल की बूंद के गिरने को विद्युत क्षेत्र द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत बल द्रव्यमान बल को संतुलित कर लेता है, और यही मिलिकन का तेल बूंद का प्रयोग है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो दोस्तों आप बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए 98, बी 101, सी 100 और डी 99। तो आपको बता दें आइंस्टाइन तत्व का परमाणु क्रमांक 99 होता है। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को अलग अलग परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर हैं जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों प्रतीक भी याद रखें कि इसे परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नदियों में जलधारा से, बी
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन से, सी उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से, और डी बैराज और बांधों में पनबिजली से। तो दोस्तों इसमें आप हाइड्रोथर्मल देखकर कंफ्यूज ना हो, नदियों में जलधारा या बैराज और बांधों में पनबिजली ऑप्शन टिक ना करें, क्योंकि इसका सही आंसर होगा उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से। आपको बता दें दोस्तों, जुलाई 2019 में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जीरो लॉस प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिकांश म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जैव ईंधन व अधिशोषक में परावर्तित हो जाता है। दोस्तों इसमें नमी की जगह पे पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और इसमें ऑलरेडी इनके ठोस अपशिष्ट में नमी होती है, तो उससे इनको परेशानी नहीं जाती, बल्कि यह इनके लिए फायदेमंद होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1992, बी 1972, सी 1985 और डी 1973। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों अवैध शिकार से बचाने के लिए हाथियों को, और हाथी विलुप्ति की कगार पर ना पहुंचे उसके लिए रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट लागू किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी में स्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों आसवान बांध किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए युगांडा, बी नाइजीरिया, सी मिस्र और डी कांगो। तो दोस्तों आपको बता दें, आसवान बांध मिस्र देश में स्थित है। आसवान बांध नील नदी पर मिस्र में स्थित है। यह नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आसवान बांध है, जो से 22 वर्ष इसका क्वेश्चन बन सकता है। और नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर मिस्र की राजधानी कायरा है। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि मिस्र की राजधानी कायरा है। और अगर ये पूछा जाए कि नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कायरा है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। तो लगभग आपके इस क्वेश्चन से 8 से 10 फैक्ट कवर होते हैं, आप ध्यान से रखें, और इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे आप नोट भी कर लें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी सोतकाकोय। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए नगरों में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, और इसके हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों याद रखें कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ पहला नगर था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात भारत, बी पंजाब भारत, सी पंजाब पाकिस्तान और डी काबुल अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको बता दें, हड़प्पा पुरास्थल वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। और दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम बीमारी किस गुणसूत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रोमोजोम 19, बी क्रोमोजोम 20, सी क्रोमोजोम 21 और डी क्रोमोजोम 22। तो दोस्तों आपको बता दें, डाउन सिंड्रोम बीमारी क्रोमोजोम 21 से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोजोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, विशेषता, चेहरे की विशेषताओं और हल्के से माध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित है। दोस्तों आपने देखा होगा, कई लोगों की नाक छोटी रह जाती है, या गला छोटा रह जाता, बड़ा हो जाता है, या पीछे गर्दन के पीछे वो स्किन लटकी होती है। बहुत सारी विराक्ताएँ आ जाती हैं इसमें। किसी के हाथ छोटे रह जाते हैं, किसी के उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा आ जाता है, दांत बड़े रह जाते हैं। यह सारे डाउन सिंड्रोम के ही उपाय मतलब लक्षण हैं। और यह क्यों होते हैं? तो क्रोमोजोम 21 में विराक्ता आने के कारण यह डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है? आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। दोस्तों आपको बता दें कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और तन्य धातु क्या होता है? तो तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को बोलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी ठोस को आप खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं तो वह तन्य धातु कहलाता है। और आपको बता दें दोस्तों कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इसीलिए इसकी तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश के नीले रंग के रूप में दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रकाश का ध्रुवीकरण, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन और डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का प्रकीर्णन घटना आकाश के नीले रंग के रूप में दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है यह बता दें आपको। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम और कुछ में अधिक प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एल्कीन, बी एरोमेटिक, सी एल्काइन और डी एल्केन। तो दोस्तों नाम एक से देख के कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छे से याद रखें कि एल्केन को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल संयोजक बंध होता है, जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। मीथेन से ऊपर जितने भी यौगिक एल्केन परिवार में हैं सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो मीथेन से ऊपर कौन है? एल्केन। और एल्केन परिवार के सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, यदि एक लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो उसमें स्थित एक वस्तु का आभासी भार होगा। आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक भार के बराबर, दूसरा है वास्तविक भार से कम, सी वास्तविक भार से अधिक और डी शून्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि एक लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो उसमें स्थित एक वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। और यह क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। दोस्तों अगर यही आपकी स्पीड जो लिफ्ट की नीचे जाने की स्थिर हो जाए तो इसके भार बराबर हो जाएगा। और अगर स्पीड इसकी धीमी हो जाए तो यह भार वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा। भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जी का परिणाम है जिसकी इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों याद रखें गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई या इसकी भार की इकाई क्या है? न्यूटन है। और भार एक सदिश राशि है, मतलब दिशा सहित चलती है। तो जिस दिशा में बल लगेगा भार का भी वैसे ही असर बढ़ता है, घटता रहता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर रोग में हमारे शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिमाग, बी आमाशय, सी कान और डी गला। तो दोस्तों आपको बता दें पेप्टिक अल्सर रोग में हमारे शरीर का आमाशय भाग प्रभावित होता है। अल्सर तब होता है जब पेट का एसिड पाचन तंत्र की सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिसके आम कारणों में एच पायरोली नामक बैक्टीरिया और एस्पिरिन सहित अन्य सूजन रोधी दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पेट के आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे भोजन के पाचन तंत्र में पाचन करने में बहुत सहायक होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा या यह अनियंत्रित हो जाए तो हमें ख़त्म भी कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। और उसी की वजह से अगर आमाशय की दीवारों पर जो छाले आ जाते हैं उन्हीं को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध उपस्थित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आयनिक बंध, बी सहसंयोजक बंध, सी ध्रुवीय बंध और डी हाइड्रोजन बंध। तो दोस्तों आपको बता दें सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। तो दोस्तों साधारण नमक किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को। इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखें NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह एक आयनिक यौगिक है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी फ्लोरीन और डी सोडियम। दोस्तों आपको बता दें कि फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 7 और डी अनुसूची 8। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान में राजभाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थीं। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों आप याद रखें कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है संविधान में। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में कथन पहला है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य असत्य है आप बताएं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें यह दोनों कथन सत्य हैं और इसकी व्याख्या देखेंगे तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग को लेकर पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया और दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अतः दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, पहला कथन है जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। बी दूसरा कथन है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूपों का निर्धारण करता है। आपके अब इनमें देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, असत्य है, दोनों सत्य हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह दोनों कथन असत्य हैं और इसकी व्याख्या देखें तो यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण चीन, वेनेजुएला, इन दोनों के पास अपने संविधान तो हैं लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं है, और यहाँ पर कथन एक असत्य हो गया। और दूसरे का देखेंगे तो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी असत्य हो गया क्योंकि वहाँ पर लिखा है समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है कौन सी रेखा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए कर्जन लाइन, बी डूरंड लाइन, सी मैकमोहन लाइन, और डी मैजिनर लाइन। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग मैकमोहन रेखा करती है, और इसके बारे में देखेंगे तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत की बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। तो दोस्तों याद रखें मैकमोहन रेखा का निर्माण 1914 में हुआ था तथा यह कब से बीच मतलब अस्तित्व में आई थी, तो शिमला समझौते के बाद यह अस्तित्व में आई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है सती प्रथा पर रोक, विधवा बाल विवाह के पक्ष में कानून और बाल विवाह निषेध अधिनियम। दूसरा है विधवा विवाह के पक्ष में कानून, सती प्रथा पर रोक, और तीसरा यहाँ का बाल विवाह निषेध अधिनियम। तीसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम, सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह के पक्ष में कानून। चौथा है सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विधवा विवाह के पक्ष में कानून। तो दोस्तों इनका अगर सही कालक्रम देखें तो इसका सही कालक्रम होगा ऑप्शन ए सही, कि सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी थी, दूसरा हुआ था बाद विधवा बाल विवाह के पक्ष में कानून, और तीसरा हुआ था बाल विवाह निषेध अधिनियम। दोस्तों इसकी अगर व्याख्या देखें तो राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 तक इनका जीवन काल था, जो देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। दोस्तों प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। तो दोस्तों आप याद रखें 1829 में बाल विवाह के पर पाबंदी लगाई गई, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया, और विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुलु ने एक संगठन बनाया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ।
तो 1829, 1856 और 1929 इनके यह कालक्रम होंगे। इस कानून के अनुसार 18 साल में से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। फिलहाल में दोस्तों 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी वीरेशलिंगम पंतुलु और डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आपको बता दें आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और इसके आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो आप सन याद रखें। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन हैं ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला और डी जमशेदपुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन में नहीं आता है वह जमशेदपुर में स्थित है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं निम्न हैं, और वह हैं भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो दूसरा है, बोकारो स्टील प्लांट बर्नपुर तीसरा है, सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर चौथा है। यह चारों इसके अंतर्गत आते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत। और इसके अलावा जो ये जमशेदपुर वाला ये है एकीकृत इस्पात संयंत्र, यह इसके भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, यूकी भांभरी का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन हैं ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूकी भांभरी का संबंध टेनिस से है। यूकी भांभरी का जन्म 4 जुलाई 1992 को एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, और यह एक पूर्व जूनियर नंबर 1 2009 ऑस्ट्रेलियाई ओपन जूनियर चैंपियनशिप के विजेता हैं। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता, और इतिहास में ऐसे चौथे भारतीय इतिहास जिसने किसी भी ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप खिताब के जूनियर एकल जीता है। उन्होंने भारत की ओर से डेविस कप टूर्नामेंट में भाग लिया है। 2015 में भांभरी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले दौर में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे के खिलाफ खेला है, लेकिन वह सीधे सेटों में हार गए थे। दोस्तों यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ और इस पूरी सीरीज़ के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं, और आपको इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी पर प्रदान कर दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।